सीजीपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और हाँ, ये पॉसिबल है, बहुत सारे लोग पास होते हैं, आप भी हो सकते हैं अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ रीड सिलेबस। सिलेबस को पढ़ें, थोरोली पढ़ें और हर रोज़ पढ़ें। हर रोज़ पढ़ने का मतलब है कि जब भी आप क्लास से वापस आए, रात में सोने के पहले जिस भी सब्जेक्ट की क्लास आपकी चल रही हो, तो उसमें आप ये देखिए कि एग्जाम्पल अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं क्लास में, है ना, या ज्योग्राफी और हिस्ट्री साथ में पढ़ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं आपके, 3 सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट क्लास में चल रहे हैं उसका सिलेबस आपको हर रोज़ पढ़ना है। सिलेबस देखने से या सिलेबस पढ़ने से बेनिफिट क्या होता है, आपको ये समझ में आता है क्या क्लास सही ट्रैक पे चल रही है, आर यू रीडिंग द सेम थिंग, जो भी सीजीपीएससी की रिक्वायरमेंट है क्या उसकी रेलेवेंस में हमारी पढ़ाई हो रही है। सेकेंड इज़, अक्सर होता है क्लास ख़त्म होने के बाद हम बोलते हैं कि ए टॉपिक मिस हो गया, बी टॉपिक मिस हो गया, तो एटलीस्ट वो टॉपिक आपके मिस नहीं होंगे। आप टीचर से बात कर सकते हैं कि ए बी सी टॉपिक हैं, ये भी हम लोगों ने कवर नहीं किए हैं, इसको हम कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो जो भी रेलेवेंट आंसर होगा, जो भी रिलेटेड आंसर होगा, जो भी ऑथेंटिक या रीजनेबल आंसर होगा, वो टीचर आपको देंगे उससे रिलेटेड। सो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, इस केस में भी जिस भी सब्जेक्ट की किताब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, उसका सेम सिलेबस उठाएंगे और सिलेबस हर रोज़ आपको देखना ही है, ताकि आपको ये समझ में आए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो आप नहीं पढ़ गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो आपने मिस कर दी हैं। तो हमेशा आप ट्रैक पे रहेंगे, सिलेबस हमेशा आपको गाइड करेगा, मेंटर करेगा कि हाँ कितनी चीज़ों की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों को पढ़ के आप सीजीपीएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं। जब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट कहता है एनालाइज पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना सिलेबस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें प्रीलिम्स अलग रहता है और मेंस अलग होगा। प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन सेम सब्जेक्ट के, जैसे हम लोगों ने अभी बात की, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के ही प्री के क्वेश्चन उठा के देखिए और उसी के मेंस के क्वेश्चन उठा के देखिए। सिलेबस हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने उतना ही पढ़ा जितनी रिक्वायरमेंट थी। अब उस रिक्वायरमेंट में भी हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, और अगर क्वेश्चन बहुत एडवांस आते हैं तो हम उस तरीके से पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल लाइनर स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग उसको वैसे पढ़ेंगे। जब भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब क्या होता है, हम उसके फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस, सारी चीज़ें एक साथ लेके चलते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ उसको पढ़ते हैं, ताकि हमें वो सब्जेक्ट की वो जो टॉपिक है, वो थ्योरी है, वो कहीं से भी मिस ना हो हमसे। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं पीवाईक्यूज़ की, पीवाईक्यू क्या करते हैं, पीवाईक्यू जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो किसी साल में बहुत लंबे क्वेश्चन पूछे होंगे, किसी में एक सिंगल लाइन दे के छोटे छोटे उसमें ऑप्शन दिए और वो बात खत्म हो गई होगी। तो अगर आप सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ोगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी, चाहे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए या फिर वो 1 2 3 4 ऑप्शंस के साथ आ जाए। तो आप कोई भी किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा, एडवांस होगा, मॉडरेट होगा या बेसिक होगा, तीनों ही टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से बड़ी स्मूथली उसको फिनिश कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा, सिलेबस पढ़ना बेहद ज़रूरी है। सेकंड, पीवाईक्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट कहता है किसी अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करने का रीज़न क्या होता है, आपको टीचर्स मिलेंगे वहाँ पे, टीचर्स आपको जिस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको नहीं है या जो आपको नहीं आता है, उस सब्जेक्ट की आपको एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक उस तरीके से आपको पढ़ाएंगे जैसे एक्चुअली आपको पढ़ना चाहिए। तो इसमें डूज़ एंड डोंट्स जो अक्सर हम लोग सेल्फ स्टडी में मिस कर जाते हैं, वो टीचर का काम है, वो आपको बार बार बताते रहेंगे, आपको नज करते रहेंगे उस चीज़ के लिए कि देखो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है। बहुत बार होता है सिलेबस हमेशा बहुत थोरो नहीं होता, सिलेबस ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे से लिखा गया है और आप उसकी जो बिटवीन द लाइन्स वाली जो स्टेटमेंट है उसको आप समझ सकें। तो वो जो बिटवीन द लाइन्स वाली स्टेटमेंट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टॉपिक ए बी सी डी, अगर इन 4 को सीक्वेंस में पढ़ोगे तभी आपको वो सब्जेक्ट समझ में आएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जो सिलेबस, जो प्रिंटेड सिलेबस जो आपको मिलता है, जो नोटिफिकेशन जो सिलेबस आता है, उसमें ए सी और डी ऐसे लिख दिया है, बी को क्या कर दिया, गायब कर दिया है। जब बी को गायब कर दिया है तो सी पे आप कैसे पहुंचेंगे जब तक बी नहीं पढ़ेंगे, और आपको तो मालूम ही नहीं है ना कि बी भी पढ़ना है, बी भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए टीचर क्या करेंगे, टीचर बताएंगे आपको कि ए के बाद बी पढ़ेंगे, बी के बाद सी का नंबर आएगा और सी के बाद डी का नंबर आएगा, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपके दिमाग में वो
फाउंडेशन सेट हो उस सब्जेक्ट का, फाउंडेशन एक बार सेट हो गया, आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया, आपको ये समझ में उसके पीछे के लॉजिक या रीज़न समझ में आ गए, तो आपके लिए किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करना बेहद आसान हो जाएगा। आप बहुत डिपेंडेंट नहीं रहेंगे पैटर्न के ऊपर। आज पैटर्न कहता है सिंगल लाइनर के क्वेश्चन है, अगली बार क्वेश्चन पैटर्न कहेगा वो मैच द फॉलोइंग, एक ही क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन दे दिए हैं, और नेक्स्ट टाइम में भी शायद क्वेश्चन आ जाए जिसमें बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लेके रखी हैं, आपको उन 4 स्टेटमेंट्स में से सिर्फ 2 ही आती हैं, 2 आपको नहीं आती। बहुत बार होता है जब हम प्री के पेपर की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो प्री के पेपर में आपको सब कुछ आता हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बार आपको एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेशन जब आपको आएगा जब आपको सिलेबस अच्छे से पता होगा, आपको ये पता होगा कि जो थ्योरी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उसका आपको सारे उसके बेसिक्स आते होंगे, तो यू कैन ईजिली रिलेट कि कौन सी चीज़ पॉसिबल है, कौन सी चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, ज्वाइन ए गुड इंस्टीट्यूशन, एक अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए। किस लिए ज्वाइन करें? टीचर्स के लिए। स्टडी मटेरियल मिलेगा बहुत साइंटिफिक, बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसको बनाया होगा, तो आपका बहुत सारा टाइम उसमें बचेगा। हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपकी एक कमिटमेंट बना रहेगा चीज़ों के साथ, पढ़ाई के साथ, सब्जेक्ट्स के साथ, आप किसी भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे। और वो टेस्ट देने के प्रोसेस में आप हमेशा उस सब्जेक्ट के टच में रहेंगे और आपको ये पता चलता रहेगा कि मैंने कहाँ कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो मैंने मिस कर दी हैं, मुझे कहाँ पर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ फोकस मेरा मिसअलाइंड हो गया और कहाँ पर मुझे और ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, हमेशा आप उस फोकस के साथ ही अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। फर्स्ट क्लासेस मिलेंगी आपको टीचर्स, है ना। सेकेंड स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा जब हम लोग किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो आपको एक मेंटर का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको एक मेंटर मिल जाते हैं तो जब भी आपके हाईज़ एंड लोज़ होंगे, जब आप परेशान होंगे, कोई डाउट होगा, तो हमेशा आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। ढूंढने कैसे, समझें कैसे कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा नहीं ज्वाइन करना चाहिए। जाके डेमो देखिए, हर कोई कोचिंग डेमो देता ही है। उनके नोट्स आप चेक करने की शायद अभी परिस्थिति में नहीं होते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है, तो आई एम श्योर उसके ऊपर तो बहुत बात नहीं कर पाएंगे हम लोग। हाँ, एज ए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, उनका गूगल रिव्यूज़ देख सकते हैं, उनके फेसबुक के बहुत सारे चैनल से उनकी वीडियोज़ ये सब देख सकते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं क्या वो सही तरीके से पढ़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से आपको समझ में आए। तरीका सबका अच्छा होता है, बस ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच करे। नेक्स्ट होता है उसकी रेपुटेशन देखिए, वहाँ जाके देखिए वाइब्स कैसी आती हैं आपको, है ना। एंड देन दीज वाइब्स विल मेक यू अंडरस्टैंड कि इज़ दिस द राइट प्लेस फॉर यू टू गो और नॉट, क्या ये सही जगह है कि नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक लगे तो फटाफट ज्वाइन करो और आगे बढ़ो। बहुत विचार नहीं करना किसी चीज़ के ऊपर। जब हम बहुत विचार करते हैं तो फाइनली उसका जो एसेंस है वो ख़त्म हो जाता है, और वो जो मेरी जर्नी है पढ़ाई की या फिर सक्सेस की या ऑफिसर बनने की, वो बहुत लंबी हो जाती है। एग्ज़ाम तो अपने टाइम पर ही होंगे, अपनी डेट्स पर ही होंगे। 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगी, फरवरी में आप लोगों का प्रीलिम्स होगा, मई या जून में मेंस होगा, एंड देन इंटरव्यू होगा। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपस में नहीं हटेगी। वो तो 26 नवंबर के पहले आपका रिज़ल्ट आना भी है, चाहे वो अक्टूबर में आ जाए, सितंबर में आ जाए, चाहे वो 25 नवंबर को आए। तो हर चीज़ जब अपने समय पर ही होगी तो हम क्यों डिले करें अपनी प्रिपरेशन। हम अपनी प्रिपरेशन समय पर शुरू करते हैं ताकि एग्ज़ाम के पहले हम एकदम रेडी हों और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करके ऑफिसर बन जाएं। बहुत लंबा हमारा वो प्रोसेस ना चले। हमने क्या देखा, पहले सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है। हर रोज़ जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड PYQ देखने हैं प्री और मेंस के डेली। देन हमने क्या बोला, हम लोग एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट इज़ मस्ट अटेंड क्लासेस डेली। जो भी आपकी क्लासेस हो रही हैं उसको आप हमेशा उसको डेली, हर रोज़ उसको आप क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। क्लासेस में हर रोज़ जाने से क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी आपकी, और आपके टीचर को पता चलेगा कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आपसे ज़्यादा सवाल पूछेंगे। और जब टीचर आपसे सवाल पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, आप पढ़ाई करके जाएंगे, क्योंकि बहुत ख़राब लगता है जब टीचर ने सवाल पूछा और हमें जवाब नहीं आता हो। तो हम क्या करेंगे, हम घर से पढ़ के जाएंगे अच्छे से, और हर रोज़ क्लास में जाएंगे, रोज़ क्लास में जाएंगे, और जितने भी क्लास टेस्ट होते हैं वो सारे क्लासेस टेस्ट वो सारे टेस्ट हम लोग देंगे। तो डेली हम लोग को क्या करना है, रोज़ क्लास जाना है। जितने भी वीकली टेस्ट हैं वो सारे के सारे टेस्ट हमें देने हैं। टेस्ट सीरीज़ अगर हो रही है तो वो भी देनी है,
और पाथ में हर सैटरडे को प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो भी हम लोगों ने पिछले हफ्ते पढ़ा है उसकी प्रेजेंटेशंस होती हैं शनिवार को। तो वो सारी प्रेजेंटेशंस में भी पार्टिसिपेट करना है ताकि आपको पब्लिक स्पीकिंग आए, यानी फियर ऑफ स्पीकिंग है ये ख़त्म हो जाए, या फिर हम ये बोलें कि एक वो स्टेज फियर रहता है वो ख़त्म हो जाए, और हमें चीज़ों को आर्टिकुलेट करना है और अलग अलग परिस्थितियों में हमें किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है वो आ जाए। जब हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं तो सिर्फ आपका कंटेंट ही नहीं, कंटेंट तो है सिर्फ कंटेंट ही नहीं, इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका इंटोनेशन, आपकी जो वॉल्यूम है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी पिच, हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जो ऑडियंस होंगे वो आपको फीडबैक देंगे। अपने फ्रेंड्स को आप बोल सकते हैं कि इसको रिकॉर्ड कर लो, ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे आप खुद समझ सकें कि कहाँ कहाँ आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप दूसरों से फीडबैक भी ले सकते हैं, तो वो फीडबैक भी आपको क्या करेगा, धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में वो सहायता करेगा। और बाय द टाइम जब आपका इंटरव्यू का नंबर आएगा उस टाइम तक आप पूरे परिपक्व हो चुके होंगे, वहाँ तक आप बहुत पॉलिश्ड हो गए होंगे। तो दीज आर लाइक डेली थिंग्स, ये रोज़ रोज़ की चीज़ें हैं जो धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली जो आपको इम्प्रूव करते चले जाएंगे, और एक दिन आपको दिखेगा कि वो बहुत एफर्टलेस था, मतलब बहुत आपने ज़ोर नहीं लगाया उसके ऊपर, बहुत मेहनत नहीं की, वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके होती चली गई। नेक्स्ट है मस्ट स्टिक टू योर मेंटर। जो भी आपके मेंटर हैं इनके साथ हमेशा आप पढ़ाई करेंगे और इनके साथ आप बने रहेंगे। बने रहने का मतलब क्या होता है, आपकी वैलिडिटी अगर ख़त्म हो गई है तब तो आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ी जाती है। अगर वैलिडिटी ख़त्म नहीं है, आपकी क्लासेस चली रही हैं, तो उस केस में जो क्लास में टीचर ने पढ़ाया है वो आपको पढ़ना है, आप उसके जवाब देंगे क्लास में और उसके टेस्ट देंगे और टेस्ट सीरीज़ देंगे। जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है, जब आप घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई बहुत बोझिल होनी शुरू हो जाती है एक टाइम के बाद, और बहुत डिस्ट्रैक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं। उन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मेंटर से हर हफ्ते मिलेंगे। हर हफ्ते जब उनसे मिलते हैं तो हम ये बताएंगे कि मेरा प्लान क्या था और मैंने कितना पढ़ लिया और कितना बच गया। या फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप मेरा टाइम टेबल बना के दे दीजिए, मैं हर हफ्ते आके आपको रिपोर्ट करूंगा या रिपोर्ट करूंगी। जब आप उनको रिपोर्ट करने जाते हैं, जब हमें ये पता है कि कोई है जिसको हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और हमारी सिंसियरिटी भी बढ़ जाती है। ये वैसा ही है कि अगर आपको कोई देख रहा हो, अगर आप स्लाउच करके चल रहे हो तो आप सीधे होकर चलना शुरू कर देते हैं। अगर आप मम्बल फंबल कर रहे हो तो आप ध्यान देना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे कोई देख रहा हो और आप कान में कुछ कर रहे हैं या नाक में कुछ कर रहे हैं तो यू स्टॉप डूइंग दैट, है ना। तो ये वैसा ही है कि जब व्हेन यू गो विद योर मेंटर, जब अपने मेंटर से आप मिलते रहेंगे, जब उनसे बात करते रहेंगे, तो मेंटर विल हेल्प यू अलाइन विद द सिलेबस, अलाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम एंड अलाइन विद योर टाइम मैनेजमेंट। जब टाइम मैनेजमेंट हमसे नहीं होती, अक्सर लोगों से नहीं होती, अक्सर स्टूडेंट से नहीं होती है, जब हम भी स्टूडेंट्स थे, जब हमसे भी नहीं होती थी वो, तो वी ऑलवेज नीडेड एन एल्डर। हमेशा हमें एक बड़ा चाहिए होता था, एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति चाहिए होता था जो हमें उसको ठीक करने में सहायता करे, रियलिस्टिक बनाने में सहायता करे, वो मेरी आदतों के हिसाब से या मेरी ज़रूरत के हिसाब से उसको ठीक करके दे। तो मेंटर का काम है आपके टाइम मैनेजमेंट को देखना, आपके जो जब कभी हाईज एंड लोज आपके आएंगे, जब आप बहुत खुश होते हो जब भी अच्छा नहीं पढ़ पाते हो, जब आप बहुत दुखी हो तब भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वो नॉर्मल जब चीज़ें रहती हैं तभी चीज़ें ठीक होती हैं। तो आपके हाईज़ में और आपके लोज में मेंटर क्या करेगा, आपको हाईज़ में वापस नीचे लेके आएगा और लोज में आपको बूस्ट करके एक बैलेंस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन को लेके चलेंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। पॉइंट 6 कहता है स्टे फोकस्ड। स्टे फोकस्ड का मतलब है फोकस्ड रहो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। जब आपको ये पता है कि मुझे क्या चाहिए, डीसी की पोस्ट चाहिए, डीएसपी की पोस्ट चाहिए, एओ की पोस्ट चाहिए, तो हमें ये पता है कि मुझे कौन सी पोस्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अगर आपको से डिप्टी कलेक्टर चाहिए तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और आपको जब उसी जगह जब पहुँचना है तो जब भी आपको लगे कि आज पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही या फिर मेरा मोटिवेशन बड़ा लो सा चल रहा है, आई एम नॉट फीलिंग लाइक, मुझे सेल्फ डाउट आने शुरू हो गए हैं कि नहीं पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन है, तो तुरंत अपने मेंटर को कॉल करें फर्स्ट, है ना। इसके अलावा आप हमेशा ये सोचो कि आपने जर्नी शुरू क्यों की थी, जिस चीज़ के लिए शुरू की थी, आपने डिप्टी कलेक्टर के लिए शुरू की थी, और सोचो वो आपके हाथ से जा रहा है ना। द मोमेंट यू विल थिंक कि वो आपके हाथ से जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका मन क्या करेगा कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, और फिर से आप पढ़ना
पढ़ने बैठ जाओगे, एंथुसियाज्म आपके अंदर फिर से आना शुरू हो जाएगा, वो मोटिवेशन, वो अभिप्रेरणा फिर से आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। सो हमेशा देखो कि आपका गोल क्या है, और उस गोल को अचीव करने के लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत है, यू शुड बी रेडी टू डू दैट। वो करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए फोकस्ड रहें। जो भी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में है किसी भी तरह की, वो यूट्यूब की है, नेटफ्लिक्स है, इंस्टाग्राम है, या फिर मे बी किसी लोगों को होता है कि विंडो शॉपिंग करनी होती है, चाहिए कुछ नहीं, कार्ट में डालोगे और बाद में उसको छोड़ के चले जाओगे। तो आपको जिस भी तरह की डिस्ट्रैक्शन है उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आइए। स्क्रीन शुड बी स्ट्रिक्टली नो, जितने भी सोशल मीडिया हैं वो सबको आप बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर उसका टाइम सेट कर लें कि भैया मुझे रात में 10 मिनट ही देखना है, मुझे दोपहर में 10 मिनट ही देखना है। अगर आप टाइम सेट कर लेंगे और अलार्म लगा देंगे, यूट्यूब में भी एक फ़ीचर होती है, इंस्टा में भी होती है, कि जहाँ पे आपको आपने अपने फ़ोन को बोल दिया कि 15 मिनट की वीडियोज़ के फिर आप मुझे रोकना शुरू कर देंगे, तो आपका फ़ोन आपको पहले नोटिस देना शुरू करेगा कि टाइम हो गया है, रुक जाओ। और आप रुक गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्या करेगा, आपको वो बंद कर देगा। सो ये देखना आपके ऊपर है कि क्या आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि 10 मिनट हो गई और मुझे रोकना ही है, या मुझे अलार्म चाहिए, या मेरा फ़ोन मुझे वो पूरी एप्लीकेशन ही शट डाउन कर दे। ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होता, एप्लीकेशन शट डाउन कर देगा, मैं फिर से ऑन कर लूँगा, अलार्म लगाया तो मैं उसको ऑफ़ कर दूँगा, तो बेटर है उस ऐप को ही अपने फ़ोन से रिमूव कर दीजिए। ऐप को फ़ोन से रिमूव कर दोगे तो नज़र ही नहीं आएगी, नज़र नहीं आएगी तो आपकी टेंशन भी ख़त्म हो गई। बहुत अच्छा रहता है कि जितनी भी ये सब चीज़ें होती हैं, ऑफ कोर्स लोग यूट्यूब को बहुत नॉलेजेबल चीज़ों के लिए भी देखते हैं, जैसे मे बी ये वीडियो आप देख ही रहे हैं, है ना। जब आप बहुत अच्छी चीज़ों के लिए आप उसको देखते हैं, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए देखते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए देखते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप में देखिए, फ़ोन में देखने के बजाय। फ़ोन में कितने घंटे जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप लेटे लेटे देख रहे हैं, आप बैठ के देख रहे हैं, आप चल के देख रहे हैं, तो आपको अक्सर टाइम का इल्म नहीं रहता, आप उस टाइम को मिस कर जाते हैं। लेकिन जब लैपटॉप पे देखें कितनी देर बैठ पाएंगे, एक टाइम के बाद हम थक जाते हैं। तो लैपटॉप या किसी और चीज़ पे, डेस्कटॉप पे अगर आप देख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। बेस्ट पार्ट हियर इज़ अलार्म सेट कर दो, उसमें टाइम सेट कर दो कि 10 मिनट के बाद बंद करना है या 30 मिनट के बाद बंद करना है, उसके बाद वो बंद हो जाए। तो आप कभी भी गूगल हाइमर में नहीं जाएंगे, पता नहीं चलेगा आप एक काम करने गए थे और 20 काम करके निकल गए और फाइनली जो करने गए थे वही नहीं हुआ। उस चीज़ से आप बच पाएंगे, स्क्रीन टाइम भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। 7th पॉइंट कहता है स्टे हम्बल, माइंडफुल एंड लर्न फ्रॉम रेलेवेंट सोर्सेज ओनली, है ना। हम्बल का मतलब है आपको दयालु बन के रहना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं, कोई अगर आपको सहायता करता है तो यू शुड बी थैंकफुल टूवर्ड्स दैट। बहुत हम लोग एरोगेंसी में ना रहें, हमें माइंडफुल होना चाहिए। माइंडफुल का मतलब हम जब कोई भी काम कर रहे हैं हमें उस जगह प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, दिस हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट वो फ्यू 1% जो सक्सेसफुल लोग कहे जाते हैं। वो सक्सेसफुल भी इसीलिए हैं क्योंकि दे आर माइंडफुल ऑल द टाइम। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको किसकी याद आएगी, मे बी शायद पिज़्ज़ा, बर्गर या केक दिमाग में चल रहे होंगे, या फ्रेंड का बर्थडे, या फिर मे बी जो रिसेंट में शादी आने वाली है उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दें, क्या ड्रेस पहनेंगे, किसके साथ जाएंगे, है ना। बहुत सारी इमेजिनेशन चलती रहती है हमारे दिमाग में। जब आप मे बी शायद जब आप शादी में हैं तो आपको चिंता हो रही होगी कि मेरी पढ़ाई मिस हो गई या मेरी पढ़ाई बची है, या कैफ़े में बैठे हैं उस समय आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, और जब अब आप घर में बैठे हैं अपनी कुर्सी पे, अपनी टेबल पे, स्टडी टेबल पे, उस टाइम आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं एक्सेप्ट योर स्टडी। तो वैसा हम लोग ना करें। आप जहाँ पर भी जिस भी इवेंट में हैं उस इवेंट का आप क्या 100% अपना फोकस उस पर करेंगे तो फटाफट वो सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपको हेल्प करेंगी। अगर आप पार्टी में हैं तो पार्टी कीजिए, फ़न कीजिए खूब मन लगा के। जब वापस आ गए हैं, जब पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए, फिर किसी और चीज़ के बारे में आप ना सोचें। अगर आप किचन में खाना बना रहे तो खाना ही बनाइए, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचिए, नहीं तो खाना जल जाएगा, है ना। ये वैसा ही, दिस इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस। अगर आप रोड से चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कितनी दुकानें गई हैं, बिल बोर्ड पे क्या लिखा है ना, या फिर कहीं पे कौन सी चीज़ कहाँ है। तो जितना आप माइंडफुल रहेंगे उतना आपको हमेशा आपको पता चलेगा कि एक एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं। आज जब आप बाहर निकलेंगे, अपने लाइब्रेरी जाएंगे या कोचिंग जाएंगे या फिर दूध लेने जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, जब भी आप बाहर जाएंगे तो देखिएगा अपने आसपास कितने होर्डिंग्स लगे हैं, उन पे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। अगर किसी होर्डिंग पे ऊपर, एग्जांपल हम बात करें कि किसी गवर्नमेंट की किसी स्कीम की एडवर्टीज़मेंट है ऊपर,
होती हैं गवर्नमेंट की स्कीम के एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के ऊपर, तो उसी में मंत्रालय का नाम लिखा होगा और मंत्री का नाम होगा। तो पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मंत्रालय का नाम दे दिया और मंत्री का दे दिया, मैच द फॉलोइंग, मैच करो इनको। या फिर ये ABC स्कीम है, ये किस मंत्रालय के द्वारा रिलीज़ की गई थी, इस तरह की बातें भी होती हैं। या फिर कभी कभी वो फिगर्स भी लिखे होते हैं बिल बोर्ड्स पे, इतने करोड़ लोगों को सहायता मिली या इतने करोड़ पैसा इसमें लगाया गया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके काम की हो सकती है। सो ऑलवेज स्टे माइंडफुल, हम्बल एंड रीड रेलेवेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली, मतलब उतनी ही किताबें पढ़िए, वही चीज़ें पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के रेलेवेंट है, आपके एग्ज़ाम के संदर्भ में है। अगर आप CGPSC प्रिपेयर कर रहे हैं तो UPSC किताबें नहीं पढ़िए। अगर आप CGPSC प्रिपेयर कर रहे हैं तो रेलवेज़ या SSC के क्वेश्चंस मत सॉल्व कीजिए। CGPSC की चीज़ें ही पढ़िए, CGPSC के क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिए और CGPSC के बारे में ही और जानने की कोशिश कीजिए। एक साथ अगर 3-4 एग्ज़ाम प्रिपेयर करेंगे और सिलेबस किसी एक का भी पूरा नहीं हुआ है तो ये हमेशा आपको परेशान करेगा। दूसरा है रेलेवेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है अपने कोचिंग के नोट्स ही उठाइए और उनको पढ़िए, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने मिलकर बहुत साइंटिफिक तरीके से उनको बनाया है। अगर उनको आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा समय बचेगा और कम चीज़ों को बहुत बार आप पढ़ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत बार नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन कम चीज़ों को आप बहुत बार पढ़ पाते हैं ताकि एग्जाम हॉल में वो रिकॉल करने में आपको समस्या ना हो। पॉइंट नंबर 8 कहता है बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, योर प्लान्स एंड योर शेड्यूल। बी ट्रूथफुल टू योर्स का मतलब क्या होता है, आप जो भी काम कर रहे हो आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। आप कुर्सी पे बैठे हो, आप कुर्सी पे बैठे हो लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, मे बी कहीं बाहर घूमने गया है, तो आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब किताब बंद करके आप उठेंगे तो आपको ये समझ में ही नहीं आया कि मैंने पढ़ा क्या। फिर आपको लगेगा पढ़ाई तो मैंने बहुत की लेकिन मुझे कुछ पता नहीं मैंने क्या पढ़ा। इट जस्ट बिकॉज यू वर नॉट ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, यू वर नॉट माइंडफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब आपको लगे कि आपको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो कुर्सी छोड़ दीजिए, है ना। उस कुर्सी पे तभी बैठिए जब आपको पढ़ने की इच्छा हो, या फिर जब आपको ये लगे कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, कम व्हाटसोएवर, जो मर्जी हो जाए, आज तो मैं ये टॉपिक फिनिश करके ही उठूँगा, है ना। डिस्ट्रैक्शन हो तो खुद को वापस लेके आने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वॉक पे चले जाइए, किस लोगों को कॉफ़ी पीनी होती है, चाय पीनी होती है, या फिर पानी पीना होता है, किसी को कुछ मीठा खाना होता है, तो आपके ऊपर जो अप्लाई होता है वो अप्लाई कीजिए और फिर दोबारा से अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए। पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई, नो मंचिंग, है ना। कोई भी चीज़ हम बैठ के खा रहे हैं, चबा रहे हैं, वो सब नहीं। पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई, या रील्स देख रहे हैं, नहीं। वो जितनी भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो उन सबको अपनी टेबल से हटा दीजिए। कोई खाने की चीज़ नहीं, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, या फिर कोई कुछ लोगों को आदत होती है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर गाना लगा दूँ, है ना, तो वो भी मेजरली इट डज़ नॉट वर्क, है ना। साइंस कहती है बहुत काम नहीं करता। बाकी हाँ एक्सेप्शंस बहुत सारी होती हैं। कुछ लोग आपके होंगे जो उनका मतलब मैथ्स के क्वेश्चन एग्जाम वो सिर्फ गाने के साथ ही उनके सॉल्व होते हैं। तो अगर आप उस हैबिट के, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट हैबिट, आपको लगता है कि वो हैबिट आपका हिस्सा है, दैट हैबिट इज अ पार्ट ऑफ यू, यानी, या फिर देन इन दैट पर्टिकुलर केस आई वुड से कि उसको चेंज कर लीजिए। एग्ज़ाम हॉल में आपके लिए गाना नहीं बजेगा। जब भी पढ़ाई करें तो एकदम फोकस होकर शांत माहौल करके और उसी पे ही ध्यान देकर पढ़ाई कीजिए। जब पढ़ाई नहीं करनी है तो उठ जाइए और बाहर जो भी काम करने गए हैं उसको ही आप कीजिए। बी ट्रूथफुल टू योर प्लान्स का मतलब है अगर आज मैंने प्लान किया है कि आज मेरे 4 टॉपिक फिनिश होने चाहिए तो उसको फिनिश करके ही उठिए, चाहे वो 4 घंटे में हो, चाहे वो 8 में हो, चाहे वो 40 में हो। और जब अपना आप शेड्यूल बनाते हैं तो बी रियलिस्टिक टुवर्ड्स दैट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। हो सकता है आपका फ्रेंड उस टाइम 8 टॉपिक कर ले और आपको वो 4 करने में स्ट्रगल हो रही हो। आपको लगता है वो 4 करने में मुझे स्ट्रगल है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको 3 पे शिफ्ट कर लेंगे या 2 पे शिफ्ट कर लेंगे, जो आप आसानी से कर सको। मतलब है कि अगर आपने 2 टॉपिक लिखे, 2 फिनिश कर लिए, बहुत अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस। टाइम बच गया तो अगले दिन क्या करेंगे, 3 टॉपिक रखेंगे, है ना। उस 3 टॉपिक अगर आपके अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया। तो धीरे स्लोली एंड स्टडली यू विल गेट टू नो योर सेल्फ। आप धीरे धीरे खुद को अब जानना शुरू करेंगे कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मुझे कितना पढ़ना है और मैं कितने घंटे में कितने टॉपिक फिनिश कर सकता हूँ।
हम कभी भी खुद का कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करेंगे। किसी और का मतलब है मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे कॉलीग्स हैं या फिर वो लोग जो लाइब्रेरी में बैठ के आपको बहुत इम्प्रेसिव लगते हैं कि बहुत समय से पढ़ रहे हैं, 18 घंटे से बंदा हिला भी नहीं है। डू नॉट बी पार्ट ऑफ दैट, है ना। आप अलग हैं, वो अलग हैं, उनको जो ठीक लगे उनको करने दीजिए। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन जिस चीज़ के साथ ठीक लगे उसको आप फॉलो दैट। हाँ, धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी सिटिंग कैपेसिटी में इम्प्रूव कर सकते हो, कंसंट्रेशन में, फोकस में, इन सब चीज़ों में आप इम्प्रूव कर सकते हो। सो इम्प्रूव धीरे धीरे उसमें आप करते चलिएगा। पॉइंट नंबर 8 कहता है वर्कआउट्स आर मस्ट फॉर योर बॉडी एंड योर ब्रेन। मस्ट फॉर योर बॉडी एंड ब्रेन का मतलब क्या है, आपको हमेशा वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट करने से क्या होगा, आपकी बॉडी आलसी नहीं होगी, है ना, आप हमेशा एक्टिव मोड में रहेंगे। दूसरा, आपके ब्रेन में नए नए न्यूरॉन्स बनेंगे। ज़रा न्यूरॉन्स होने का मतलब है जल्दी चीज़ें याद होना और बहुत देर तक याद रहना। जल्दी याद होना, बहुत देर तक याद रहना, ताकि एग्ज़ाम हॉल में इसको फटाफट आप रिकॉल कर सकें और क्वेश्चन को सही मार्क कर सकें। इसलिए वर्कआउट्स कीजिए जो आपको ठीक लगे। वॉक करना है, दौड़ना है, जूडो करना है, मार्शल आर्ट्स करने हैं, डांस करना है, जिस भी तरह का वर्कआउट आपको अच्छा लगे, गो विद दैट। एंड नाउ पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 कहता है कि रिवाइज करना है हर संडे। जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा उसको संडे को आप रिवाइज कर लीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, आप अगले जब व्हेन यू गो इन संडे नंबर 2 तो आप क्या करेंगे, वीक नंबर 1 और वीक नंबर 2 इन दोनों ही हफ्तों क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे ऑन संडे नंबर 2। तीसरे संडे में क्या करेंगे, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, इन तीनों को रिवाइज करेंगे। इसमें धीरे धीरे आपको क्या देखना है, जो चीज़ें आपको आती हैं उसको आप स्किप करते चलिए, जो आपको परेशान करती हैं, जो याद नहीं होती, जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे डिफ़िकल्ट नाम हैं, या फिर आप बहुत सारी नंबर्स हैं, डेट्स हैं, है ना, या फिर कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको बहुत परेशानी होती है उसको याद करने में। जैसे लोगों को हार्मोन्स याद नहीं होते, बॉडी में कौन सा हार्मोन कहाँ पे, कौन सा ग्लैंड कहाँ पे, ये याद नहीं होता है ना, या फिर हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं होती, युद्ध याद नहीं होता, किस किस के बीच में हुआ, कौन जीता कौन हारा। तो आपको जो भी चीज़ें बहुत परेशान करती हो उस पर हम ज़्यादा समय देंगे, जो आपको आते हैं फटाफट स्किप करते चलेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिकली वो जो आपको बहुत परेशान करती हैं वो आपको याद होती चली जाएंगी और आपको ये लगेगा ये तो कुछ भी नहीं था। पॉइंट नंबर 11 कहता है कीप स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। स्मॉल ग्रुप किस लिए होता है, छोटा ग्रुप होगा कम कमिटमेंट्स होंगे, छोटा ग्रुप होगा बातचीत कम करोगे, छोटा ग्रुप होगा तो पढ़ाई पर फोकस आप कर पाएंगे। अदरवाइज जब बड़ा ग्रुप होता है तो हम वी गेट स्वेड बाय दैट, बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है, कहीं घूमने चले गए तो बहुत फन फैक्टर चल रहा है वहाँ पे, है ना, और हम लोग फिर पढ़ाई हमारी क्या होती है, साइड लाइन हो जाती है, व्हेन वी बिकम मोर सोशल। तो कितना करना है, जितना सोशल कितना होना है वो आप डिसाइड कीजिए। अपने टाइप के फ्रेंड्स ढूंढिए और वो फ्रेंड्स ढूंढिए जो पढ़ाई में आप दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकें, ग्रुप स्टडीज़ कर सकें। ग्रुप स्टडीज़ नहीं करनी है तो एटलीस्ट जब भी आप मिलें तो यू मे चैलेंज ईच अदर कि मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, तुमने कितने किए, या मैंने इतने टॉपिक फिनिश कर लिए हैं, आपने कितने किए। तो देन स्लोली एंड स्टडीली यू विल फाइंड योर ग्रुप इज़ हेल्पिंग यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना। आपका ग्रुप क्या कर रहा है, आपको खुद में बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे आपको वो, है ना, मज़े करते करते आप कब आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ आप सब लोग ऑफिसर बनेंगे। तो जो भी ग्रुप है उसको छोटा रखिए, रेलेवेंट रखिए, फोकस्ड रखिए, ताकि आपको कम समय में आपकी वो हेल्प कर सके पास होने में, वो फन भी रहे और पढ़ाई भी हो, दोनों चीज़ें पैरेलली चलें अपने अपने समय पर। पॉइंट नंबर 12 कहता है टॉक टू योर पेरेंट्स डेली। अपने पेरेंट्स से डेली बात कीजिए, 2 मिनट, आधा मिनट, जितनी आपकी बनती है उसके हिसाब से, जितना आपको लगता है बात करनी चाहिए। उनसे डेली बात करने से क्या होगा, आपका जो ना डिप्राइव्ड फैक्टर होता है या फिर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट, आपके पेरेंट्स को हमेशा श्योरिटी रहेगी कि आप सेफ़ हैं, वो आपको कभी भी फ़ोन नहीं करेंगे। पता चला कि बहुत आप बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, है ना, अपना खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, फ़ोन बज रहा है यहाँ पे, आप उसको उठा भी नहीं सकते और आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो अगर आप एक टाइम फिक्स कर लेंगे, इस टाइम मुझे बात करनी ही है, जितनी मिनट भी करनी है, दिस शुड नॉट बी लाइक आवर्स, है ना। आपको 10 मिनट, 12 मिनट, 10 सेकंड, 12 सेकंड जो भी करनी है उतनी देर बात करें और फ़ोन को आप रख दें। इससे हमेशा आपका जो इमोशनल पार्ट है वो हमेशा सेटिस्फाई होके
होता रहेगा। पॉइंट नंबर 13 कहता है ड्रेस वेल एंड मेंटेन हाइजीन हैबिट। ड्रेस वेल का मतलब है कि अगर आप ठीक ठाक कपड़ों में होते हैं तो हमेशा हमें अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। और फटी हुई टी शर्ट में आप बैठे हैं तो आपको खुद में बड़ा क्लमजी सा फील होगा, बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, कभी यहाँ लेट गए, कभी वहाँ लुढ़क गए। एंड दिस इज़ हाउ वी वर्क। सो ड्रेस वेल, मेंटेन हाइजीनिक हैबिट्स का मतलब है बाल बाल कटवा के रखें अच्छे से, ब्रश कर लें, सुबह उठ के पता चले कि आज मुझे कोचिंग नहीं जाना है तो सुबह से लेकर शाम तक ब्रश ही नहीं की या नहाई ही नहीं। सो अगर जो भी आपका रूटीन है, सुबह सुबह उठते ही आपको ब्रश करनी चाहिए, फिर आपको नहाना चाहिए, देन सिट ऑन योर टेबल और अ चेयर। तो आपको धीरे धीरे खुद में लगेगा यू फील फ्रेश और आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं। आपका कमरा नीट एंड क्लीन रहेगा तो आपको मज़ा आएगा वहाँ बैठ के पढ़ने में। अच्छी खुशबू आ रही होगी तो अगेन आपका मन करेगा पढ़ने का, कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर वही गंदा सब कुछ पड़ा हुआ, कपड़े पड़े हैं कहीं पे, कहीं से स्मेल आ रही है, कहीं पे वो आलू टमाटर सड़ रहे होंगे तो आपको क्या देखना है, और आपका ध्यान हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा और आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। आप घंटों बैठे रहेंगे तो भी चीज़ें याद नहीं होंगी आपको। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ ड्रेस वेल एंड मेंटेन हाइजीनिक हैबिट्स। जितनी भी वो जो साफ़ सुथरे रहने की हैबिट्स, आपका कमरे की बात करो, आपकी अलमारी की बात करो, आपकी टेबल की बात करो या अपने खुद के शरीर की बात करो, तो स्टे ऑलवेज हाइजीनिक, मेंटेन्ड एंड ऑल क्लीन एंड क्लियर। पॉइंट नंबर 14 कहता है डू नॉट रीड मैनी बुक्स, रीड लेस नंबर ऑफ बुक्स मल्टीपल टाइम्स। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की आपने 4 किताबें पढ़ ली, तो 4 किताबों को आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे जितना कि आप एक किताब को ज़रा बार रिवाइज़ कर सकें। मान लो मैंने 4 किताबें पढ़ी तो 4 किताबें पढ़ने को, उनको रिवाइज़ करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। जितना टाइम एक किताब को मैं, जितना इन 4 को एक बार में पढ़ूँगी उतना एक किताब को मैं 4 बार पढ़ लूँगी। तो सेम वैसा ही है कि एक किताब को बहुत बार पढ़ो। वो किताब कौन सी? आपके कोचिंग के नोट्स है ना, जिन पे आपको बहुत भरोसा है, तो उस नोट्स को उठाओ और उसको ही आप कई बार पढ़ो। एग्ज़ाम के पहले कम से कम भी वो 50 से 60 बार आपकी फ़िनिश हो जानी चाहिए, है ना। फिर देखना चीज़ें कैसे याद नहीं होती, बैठ के याद नहीं करना, सिर्फ उनको पढ़ो और ध्यान से पढ़ो। और पढ़ते पढ़ते बार बार रिपीट करते करते आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। आपको कुछ बहुत स्पेशल एफर्ट लगाने की ज़रूरत उस पर नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 15 कहता है प्रैक्टिस MCQs एंड आंसर राइटिंग आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद हम क्या करेंगे? MCQs प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। मतलब प्री टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और मेंस के आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे। 6 महीने के बाद ही क्यों? नहीं, ऐसे किसी बाबा जी ने नहीं बोला है ना। 6 महीने के बाद इसलिए बोलते हैं कि एटलीस्ट उन 6 महीने में आपने सिलेबस फिनिश कर लिया है। उन 6 महीने में कम से कम आपने 7 से 8 बार उसको रिवाइज़ कर लिया है। अब जब आप लिखना शुरू करेंगे तो चीज़ें कैसी होंगी? आप अपने मन से लिखेंगे उसको, आप किताब से कॉपी पेस्ट उसको आप नहीं करेंगे। जब अपने मन से हम कोई चीज़ लिखते हैं तो दिस इज़ द रियल आंसर राइटिंग। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी नेट से उठाया और आंसर अगेन ChatGPT से उठा लिया या फिर आपके नोट से उठाया, क्लास नोट से उठा लिए, एंड देन यू स्टार्टेड कॉपिंग दैट। उसको बैठ के हम लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग होता है जब आप उस एग्जाम लाइक सिचुएशन की बात करते हैं कि किताब मेरे आसपास है ही नहीं, सिर्फ मेरे पास क्वेश्चन और बैठ के मुझे आंसर लिखना है। इनिशियली आप कर सकते हैं कि आप उसको वर्ड लिमिट में ना बांधें, सिर्फ लिखते चले जाएं और धीरे धीरे करके हम उसको कट शॉर्ट करके जितनी वर्ड लिमिट का वो क्वेश्चन है उतने में ही उसको लिखें और फिर हम किसी एक्सपर्ट से या अपने मेंटर से उसको चेक करवाएं। चेक करवाने में जब फीडबैक मिलता है, फीडबैक को हमेशा ध्यान रखिए। ये देखिए कि नेक्स्ट टाइम जब आप नया आंसर जब लेके जाएंगे अपने मेंटर के पास, तो फीडबैक में जो पुरानी कमियाँ थी वो रिपीट ना हो, नई कमियाँ आएंगी तो मोस्ट वेलकम। पॉइंट नंबर 16 कहता है रीड न्यूज़पेपर एंड मेक इट्स नोट्स डेली। हर रोज़ अखबार पढ़ें और उसके नोट्स बनाएं। सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे तो वो एग्ज़ाम तक, आपको 1-1.5 साल के बाद एग्ज़ाम देना है, तो वहाँ तक क्या होगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी वैनिश आउट हो गई होंगी, भूल गए होंगे आप। अगर उसको आप लिख लेते हैं, संडे को जब मेरी रिवीजन होनी है पूरे हफ्ते की, तो उसमें उसकी भी रिवीजन होगी और बाय द टाइम जब मुझे एग्ज़ाम देना है वो कम से कम मैंने 100 से 150 बार पढ़ लिया और वो दिमाग में वो मेरे रच बस गया है। अखबार पढ़ने का भी अपना तरीका होता है, उसको भी हम देखेंगे बाद में दूसरी वीडियो में। लेकिन अभी के लिए अखबार पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, DD न्यूज़ को सुनेंगे। DD न्यूज़ और साथ में, या फिर वो अगर वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, रेडियो की न्यूज़ सुनेंगे। जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, मेरे पास तो टीवी नहीं है, अब टीवी की ज़रूरत नहीं, यू हैव यूट्यूब इन योर फ़ोन, उसको खोलिए और वहाँ से DD न्यूज़ देखिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको टिंग घंटी प्रेस कर दीजिए। नोटिफिकेशन आएगी जब भी लाइव जब न्यूज़ चल रही होंगी।
तो वो आप देख सकते हो। दूसरा, अपने फ़ोन में अलार्म लगा सकते हो। आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ सो मेनी नोटिफिकेशन, बहुत सारी नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप अपना शेड्यूल बनाएं, शेड्यूल में कहीं पे उसको फिक्स कर दें कि इस टाइम मुझे न्यूज़ सुननी ही है। तो वो ऑटोमेटिकली आपके रूटीन का हिस्सा बन जाएगा, आपकी हैबिट का हिस्सा बन जाएगा। जब भी वो न्यूज़ होगी तो आपका दिमाग आपको बताएगा कि न्यूज़ का टाइम आ गया हो, उसको देख लो। न्यूज़ सुनने या देखने के बाद, सुनना इज़ रेडियो से, देखना इज़ डीडी न्यूज़ है, दोनों में कोई एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। अगर मैंने वो न्यूज़ सुन ली है पहले, उसके बाद अखबार पढ़ना क्या हो जाएगा आपका, बेहद आसान हो जाएगा। मोस्टली चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो क्या करना है, पहले सुनेंगे और उसके बाद अगले दिन उसको क्या करेंगे, रात में आज मैंने सुन लिया, अगले दिन अखबार जब आया तो मैंने पढ़ लिया, पढ़ के उसको मार्क किया और मार्क करके फिर मैंने उसको क्या किया, अपने नोट्स में उसको लिख लिया। अगर आपको ये ना पता चले कौन सी न्यूज़ पढ़ूँ, कौन सी छोड़ूँ, है ना, कितना लिखूँ कितना ना लिखूँ, तो उस केस में क्या करेंगे, पाथ IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, पाथ IAS एकेडमी CGPSC। जब आप उसमें जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको डेली के न्यूज़पेपर नज़र आएंगे PDF फॉर्मेट में, और सिर्फ उतनी ही न्यूज़ हैं जितने आपके काम की हैं। तो वो उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, और जैसे आपने सारी न्यूज़ पढ़ ली उसके तुरंत बाद आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 MCQ मिलेंगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए। ये आप कर सकते हैं, इससे आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप योर हॉबीज़ अलाइव। जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको ज़िंदा रखिए। किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को पोइट्री करनी है, किसी को स्केटिंग करनी है, हॉर्स राइडिंग करनी है, बैडमिंटन खेलना है, टेबल टेनिस, फुटबॉल, दौड़ना, भागना, जो अच्छा लगे आपको, जो भी आपकी हॉबी हो उसको ज़िंदा रखिए। उसको, उसके लिए भी एक समय थोड़ा सा निकाल के रखिए। उससे क्या होगा, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप ढूंढ नहीं रहे होंगे मेरी हॉबी कौन सी है, और बाय द टाइम आप उसमें बहुत एक्सपर्टीज़ आपकी हो गई होगी। तो यू मे ट्रिक द बोर्ड टू आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर हॉबी एंड यू मे इम्प्रेस देम विद योर हॉबीज़। बहुत सारे नंबर लेने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है इंटरव्यू बोर्ड में, है ना। दूसरा है, अगर आप अपनी हॉबीज़ का मतलब क्या होता है, फ्री टाइम में मैं क्या करता हूँ, ऐसी वो चीज़ जिसके लिए मुझे एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मुझे वो करने दो तो मैं दिन भर वो काम कर सकती हूँ। इसको कहते हैं हॉबी। जब आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देंगे, ऑफ कोर्स रेस्ट्रिक्टेड टाइम होगा, उसको अपने शेड्यूल के हिसाब से टाइम होगा, दिन भर उसको आप नहीं करेंगे, लेकिन जब आप हॉबीज़ को टाइम देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है। एंड व्हेन यू कम बैक टू योर स्टडीज़ यू आर मोर रिजुविनेटेड, मोर एनर्जाइज्ड एंड मोर मोटिवेटेड। तो जितने भी वो हाइज एंड लोज वाला सीन आता है ना, वो सीन ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ से। आप बैलेंस रहेंगे, आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको याद रहेगा, और पढ़ाई को लेकर कभी आपको चिंता नहीं होगी। आप उसमें काम कर रहे होते हैं, आप उसको लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो आई बिलीव ये वो सारे ट्राइड एंड टेस्टेड पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे, छोटे छोटे हैं, बहुत कठिन नहीं हैं, लेकिन अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर आपको सक्सेस मिलेगी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।